मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बजट 2025-26 और निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार बजट पेश करके एक इतिहास रचा है। लेकिन बजट में क्या कुछ है, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और आप सामने भी देख रहे होंगे कि टीवी स्क्रीन पे लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि बजट में क्या मिला। सबसे बड़ी बात करें तो टैक्स की जो बात थी कि टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होगा, लगातार यह एक देखने वाली बात थी। लेकिन बताया जा रहा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के अलावा मध्यम वर्ग के लिए काफी राहत की खबर कही जा सकती है, मेडिकल रिलीफ की बात कही जा सकती है, किसानों की बात कही जा सकती है। रोजगार के अवसर तभी पैदा होंगे जब निवेश आएगा। तो हमारे साथ में हमारे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। भाजपा से सुरेश गर्ग साहब हैं, सचिंद्र मिश्रा साहब चार्टेड अकाउंटेंट हैं, हमारे साथ पौरुष भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं, अलका बत्रा जी हमारे साथ उद्यमी हैं और अशोक चौधरी हमारे साथ युवा हैं और युवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी से जानना चाहेंगे। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा सचिंद्र मिश्रा साहब के पास में। मिश्रा साहब, हम एक दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे और क्या कुछ बजट एक रिलीफ वाला बजट कहा जा सकता है? मुझे लगता है कि मोटा मोटी अगर देखा जाए तो सरकार ने एक अच्छी कोशिश करी है। कोई भी काम एक साल के अंदर पूरा नहीं हो सकता, लेकिन जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो गिग वर्कर्स के लिए गए हैं, जो बहुत स्मॉल वेंडर्स के लिए गए हैं और इवन महिलाओं के लिए भी 2 करोड़ रुपए का लोन जो है उन्होंने प्रायोरिटी पर देने की घोषणा करी है। SC/ST वालों को भी उन्होंने प्रायोरिटी पर लोन देने की, वो भी फर्स्ट टर्म वालों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है SC/ST और महिलाओं को, उनके लिए स्पेशल स्कीम लेकर आए हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने करी है, वो एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन लेकर आए हैं टू कॉम्पीट विद चाइना, क्योंकि चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वर्ल्ड में अपनी उसकी मतलब लीडरशिप है। तो उस लीडरशिप को, क्योंकि हमारा चाइना से बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन है, यानी हमारा उनसे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमारे लिए एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की रिक्वायरमेंट हमेशा से रही है। तो एक तो वो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया, दूसरा उन्होंने ये किया कि जो MSME की जो डेफिनेशंस हैं उनकी लिमिट बढ़ा दी। उससे ये हुआ कि जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें से काफ़ी वो भी उसके दायरे में आ जाएंगी और उनको MSME का बेनिफिट जो पहले नहीं मिल रहा था, उनको MSME का बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। देन 15,000 करोड़ रुपए उन्होंने 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स के लिए रखे हैं, जो कि मुझे लगता है रियल एस्टेट के सेक्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट कदम है। एयरपोर्ट 100 न्यू रीजनल एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है कनेक्टिविटी अगले 10 साल में बनाए जाएंगे, तो वो उससे बहुत इंप्रूवमेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, दैट विल बी इम्प्रूव्ड। 10,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स जो है वो नेक्स्ट ईयर में ही ऐड कर दी जाएंगी और 75,000 एडिशनल मेडिकल सीट्स नेक्स्ट 5 ईयर्स में ऐड करी जाएंगी। तो इससे जो है मेडिकल को और रूरल एरिया के अंदर जो मेडिकल, जो कल भी मैंने ये चीज़ आपको बोली थी कि रूरल एरिया के अंदर मेडिकल सर्विसेज की बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ तक जब मेडिकल सर्विसेज हमारी पहुँचेंगी तो हमको, हमारे देश को, हमारे देश के जो रूरल वाले नागरिक हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो कि कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है और उसमें लॉन्ग टर्म जो है ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है, उसमें FDI लिमिट को इन्होंने बढ़ा के 100% कर दिया है, विच इज अ वेरी वेलकम स्टेप। जी बिल्कुल। मैं अलका जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक महिला भी हैं, क्योंकि महिला कोई भी हो चाहे वो, उसको घर का मालूम होता है। इस पूरे बजट को अगर हम देखें, हालांकि अभी हम तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ चीजें निकल करके आएंगी, उसमें वक्त भी लगेगा थोड़ा सा कि कहां किस कंपोनेंट में कहां क्या चीज की गई है। तो फिलहाल लेकिन बजट को देख करके क्या लगता है? अगर अपन हाउस होल्ड की बात करें तो अभी तक इससे तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, मोबाइल, LEDs, इसके ऊपर कुछ सस्ता करने की बात हो रही है, तो वो लगता है उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं या कैंसर की जो दवाइयां हैं, उस पर कुछ इन्होंने रिड्यूस किया है, उससे भी आई थिंक अपना लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ने वाला है। और जो टैक्स स्लैब है उसका थोड़ा सा भी क्लैरिटी निकले तो समझ में आए कि 12 लाख तक के अगर टैक्स माफ़ कर रहे हैं या 4 लाख तक का ही अभी तक स्लैब रखा है, उस पर अगर होता है तो बहुत वो ज़रूरी भी है। पेट्रोल और डीजल फ्यूल पे कुछ और अभी तक अपडेट्स नहीं है, पता नहीं चल रहा है, जो कि किसी भी चीज़ को सस्ता या महंगा करने के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं के लिए कोई ज़्यादा स्पेशल या वुमेन सेफ्टी के ऊपर कुछ स्पेशल इसमें अभी बजट में दिखाई नहीं दे रहा, जो कि नीड ऑफ द आवर है, अभी ज़रूरी है इसके बारे में जानना।
और लोन अगर 2 करोड़ का जैसे कहा है महिलाओं के लिए या SC/ST के लिए है, उसके ऊपर कितने % टैक्स का बेनिफिट है फॉर महिलाएं या SC/ST, ये भी नहीं है अभी तक क्लियर है। अगर लोन मिल रहा है तो लोन मिल रहा है, बट उसमें अगर बीइंग अ फीमेल आप उस पर कुछ टैक्स रिबेट या टैक्स हॉलीडे या लेस इंटरेस्ट रेट मिले तो उससे क्लियर पता चलेगा। एयरपोर्ट्स के बारे में और IIT और मेडिकल की सीट्स बढ़ाई हैं, उससे ठीक है, आने वाले बच्चों के लिए थोड़ा कंपटीशन में ये है कि अगर दे कम्पीट दे मे गेट द सीट्स एक्स्ट्रा। एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे, अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा भी होगा कि अभी वर्तमान राजस्थान सरकार की बात करें हम, मेडिकल कॉलेजेस में एक होड़ लगती है हमारे स्कूल कॉलेज खोलने की, तो उनको बंद करने की बात थी। अब करेगी नहीं करेगी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी थी। अभी कहा है कि 75,000 सीटें बढ़ाएंगे हम 5 साल के अंदर, बढ़ेंगे कॉलेजेस के माध्यम से। तो आपको नहीं लगता है कि जो कॉलेज है, मैं एक बात बताना चाहूंगा है, देश के हर स्टेट में हो क्या रहा है, एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल जब इंस्पेक्शन होता है कॉलेज का उसके मान्यता के लिए, तो एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में प्रोफेसर्स को शिफ्ट किया जाता है। अभी की नहीं है, सालों से यही चलता रहा, यानी कि मेडिकल सिस्टम राज्यों के अंदर वेंटिलेटर पे है। अब 75,000 आप सीट आवंटित कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि पहले भर्तियां करनी चाहिए, जो फैकल्टीज होनी चाहिए एक्चुअल में कॉलेजेस में वहां पे हो, उसके बाद दूसरी कॉलेज जब आप खोल रहे हो और दूसरी गवर्नमेंट बंद कर रही है, तो आपको लगता है कि वास्तव में ये बजट का पार्ट नहीं है, लेकिन उस पर फोकस करने की आवश्यकता है? एक्सेप्ट फॉर द सीट्स जो इंक्रीज करने की बात कर रही है चल रही है, उससे ज्यादा फैकल्टीज को इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, कॉलेजेस बहुत है, मेडिकल कॉलेजेस बहुत हैं, स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, लेकिन पढ़ाने वाले टीचर्स, और ये टीचर्स खाली मेडिकल या IIT की बात नहीं है, ये स्कूल्स तक में प्रॉब्लम है, क्योंकि रूरल एरियाज में तो बेसिकली स्कूल में टीचर होते ही नहीं है और जाते भी नहीं है। तो टीचर्स, तो फैकल्टीज, और मैं स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स की भी बात करती हूँ। स्पोर्ट्स में कोचेज नहीं है, हमारे पास टैलेंट है, इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन कोचेज नहीं है। तो जो गुरु यानी कि फैकल्टी यानी कि टीचर्स, उसकी हर सेक्टर में कमी है, उसके ऊपर कुछ ज्यादा फोकस करना जरूरी है। हाँ, वही बात है, हो सकता है क्योंकि 5 साल में 75,000 सीट्स के एलोकेट की बात की है, तो उसमें हो भी सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, क्योंकि अभी ये तो जब बजट का डेप्थ आएगी, मोटे मोटे पॉइंट्स अभी निर्मला जी ने पढ़े हैं, बहुत सारी बात अगर हम बजट के डेप्थ में जाएंगे तो कुछ चीजों का पता लगेगा। चलिए अशोक, आपके पास में आना चाहूंगा। रोजगार सबसे बड़ी बात होती है, जिसके लिए हम सब लोग प्रयास भी करते हैं, वो हर परिवार की चिंता भी होती है। तो क्या लग रहा है रोजगार को लेकर के इसमें? देखिए, रोजगार के लिए हमें तो कोई ऐसी लगे नहीं कि सरकारी भर्ती की घोषणा किसी प्रकार की हुई अभी तक, क्योंकि रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं। अग्निवीर के भी बार बार कई डिमांड चल रही है। अग्निवीर की इसलिए चल रही है क्योंकि जो अग्निवीर योजना सरकार लेके आई थी, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि 25% लोगों को हम परमानेंट करेंगे, 75% को हम अन्य सेक्टर में भेजेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 50% किया, लेकिन इस बार ये लग रहा था कि सरकार कुछ और इंप्लीमेंट करेगी, उसको और बढ़ाएगी, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं किया। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार कुछ जो इन्वेस्टमेंट लेके आएगी, उससे रोजगार का अवसर मिलेंगे। लेकिन साथ साथ हम इसमें ये कुछ ऐड करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जो शोषण जो हो रहा है लोगों का, आम जनता का, आम युवाओं का बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सरकारें प्राइवेट सेक्टर लॉन्च कर रही है, उसके जो नियम तो बना देती है, वो नियम इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट सरकार ने नियम बनाया कि किसी की मिनिमम जो सैलरी है वो 20 से 22,000 होनी चाहिए, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में जाके, इंडस्ट्री में जाके देखोगे तो उनकी सैलरी 20-22,000 कागजों में दिखेगी, लेकिन प्रैक्टिकली धरातल में उनकी सैलरी देखोगे 10 से 15,000 12,000 ये होगा। साथ ही साथ जो कुछ स्किल डेवलपमेंट की जो बार बार बातें चल रही हैं, अभी भी घोषणा की है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो लॉन्च की जा रही है, मैं इस योजना पर ज्यादा ध्यान इसलिए भी बात करूंगा क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो परिवेश है, जो वहां पे जो बच्चे हैं, उनका जो स्किल डेवलपमेंट है, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर चर्चा कर रहे हैं, बात चल रही थी कि बच्चों को ग्रामीण बेल्ट में एक फिक्स है कि मुझे पढ़ना है, उसके बाद में आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे सरकारी नौकरी करनी है, वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ कम जाते हैं, क्योंकि उनका रीजन ये होता है कि वो स्किल डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता। उनको जो घर से निकलते हैं उनको वही पढ़ाया जाता है कि बेटा आपको 10वीं पास करनी है, आपको 12वीं पास करनी है, कॉलेज करनी है, आपको आर्मी में जाना है, आपको पुलिस की तैयारी करनी है, आपको टीचर बनना है। वो प्राइवेट सेक्टर में जा ही नहीं पाते, और जब बच्चा वहां पे नहीं जा पाता सरकारी नौकरी में, अंत में वो बेरोजगार होकर घर पे बैठ जाता है। इसलिए जो स्कीम लेके आए उसको ग्रामीण बेल्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए, साथ ही साथ उसको सख्ताई से लागू करना चाहिए, क्योंकि चीजें धरातल पे लाना, अभी जैसे घोषणा की ब्रॉडबैंड कनेक्शन हर स्कूल में आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, मैं आपके 5 साल बाद फिर आपके साथ हम इस बजट पे बैठ लेंगे,
5 साल में अगर पहली बात तो लगेगा नहीं सभी ग्रामीणों में, और लग जाएगा तो वो चालू नहीं होगा, चालू हो जाएगा तो वो पढ़ा नहीं पाएंगे वहां पे। तो चीजें क्या है धरातल पे मैं मानता हूं चीज को कि सरकार सबको गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन जैसे रेलवे जैसी है जिसमें लाखों पद खाली है वहां देने की घोषणा करनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में लोगों को रोजगार दे सकती है सरकार, लेकिन उसका इंप्लीमेंट कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। सरकार योजनाएं लाती हैं वो धरातल पे नहीं उतार पा रही हैं, तो सरकार को योजनाएं लाने के साथ साथ में उनको धरातल पे लाना चाहिए। साथ ही साथ जो भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज में जो बच्चे जाते हैं जो उनके लिए एक नियम बनाना चाहिए और उन पर भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो एक सख्ताई से लागू हो। हम बार बार कहते हैं कि एक जैसे हर एक आयोग है तो एक बेरोजगार आयोग भी गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी कंपनी में कहीं भी जाएगा तो उसके माध्यम से जाएगा, तो वहां से क्या होगा फिक्स होगा। अगर सपोज को सीएसआर बैठने को एक अकाउंटेंट चाहिए, सरकार की तरफ से जाएगा तो वहां से सैलरी फिक्स हो जाएगी। उसकी सैलरी जो सरकार ने किया 22,000, तो उसको स्टार्टिंग पैकेज उसका 22,000 मिलेगा, समय से उसको चीजें मिलती जाएंगी। लेकिन समस्या ये आ रही सर कि घोषणाएं हो रही हैं, धरातल पे चीज नहीं होती। अजी मेडिकल कॉलेज की बात चल रही थी, आपने 75,000 की बात की है। मेडिकल जिसमें हम मानते हैं कि डॉक्टरों को हम दूसरा भगवान मानते हैं, अभी बात करें कि 75,000 पदों पे और सीटें बढ़ाएंगे 5 साल के अंदर, 5 साल में बढ़ा दें। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने जो खोली, अभी कुछ दिन का पहले का सर्वे था, यूट्यूब से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बिना प्रैक्टिकल उनको पास किया जा रहा है। फिर ऐसे डॉक्टर को बना के करना क्या उन डॉक्टरों का, जब आपके वो बच्चों का पढ़ा ही नहीं पा रहे। आपकी बात सही है कि आज सपोज को जयपुर मेडिकल कॉलेज खोली, सूरत स्टाफ यहाँ शिफ्ट कर दिया। अभी कुछ सर्वे आया था जिसके अंदर करौली है, अपना भरतपुर है, धौलपुर है, चूरू है, इनकी ये कंडीशन है कि वहाँ पूरी फैकल्टी नहीं है, वहाँ पे यूट्यूब से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, बिना प्रैक्टिकल उनको पास किया जाए। तो चीज़ें कि सरकार योजनाएं अच्छी ला रही है, हम इसका अच्छा काम करते हैं, उसको धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ अगर वो धरातल पे इंप्लीमेंट नहीं होती है तो हमारे लिए वो कोई काम की नहीं है, आप चाहे घोषणाएं कितनी भी कर दो। जी जी, मैं सचिंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा एक बार के लिए। नए टैक्स बिल को अनाउंस किया गया है, तो इसका क्या बेनिफिट होगा? इससे जो टैक्स रेट्स की बात कर रहे हैं आप, जनरली जो इनकम टैक्स रेट्स की, हाँ, इनकम रेट्स में मेरे ख्याल से पहले से काफी इंप्रूवमेंट कर दिया है। नहीं, ये तो नई घोषणा है जी, नए टैक्स बिल को अनाउंस, क्योंकि इसकी चर्चा थी कि नया टैक्स बिल आएगा, तो उसको अनाउंस किया है। वो अनाउंस किया है जो कि नेक्स्ट वीक में परहैप्स गवर्नमेंट लेकर आएगी, क्योंकि जो अभी का प्रेजेंट हमारा जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, जो कि 1961 में बनाया गया था, और वहाँ से इसमें अमेंडमेंट और चेंजेस करते करते इसको यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये काफ़ी भारी, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी ये बहुत मतलब क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको सिंप्लीफाई करने की दिशा में सरकार का ये बहुत बेहतरीन कदम है। और अगर इन्होंने इसकी नीड थी कि इसकी बिल्कुल, ये चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। मैं पौरुष भारद्वाज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। जी पौरुष जी, उत्साहित करने वाला बजट कहा जा सकता है इसे, या दिल्ली के चुनाव वाला बजट, बिहार के चुनाव वाला बजट, आम जन का बजट, कैसा बजट मानूं इसे में? देखिए निश्चित तौर पे योगेंद्र जी जो आपने बात कही, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, और एक खाली नहीं, मैं तो आपके काम को स्मूथ किया, मैं तो कुछ शब्द कम नहीं, बिल्कुल मैं इसीलिए आपसे इस बात को कह रहा हूँ कि देखिए इसमें जो सिर्फ एक बेनिफिट देने की बात की जाए तो एक मध्यम वर्गीय परिवार है उसको इनकम टैक्स से कुछ राहत मिल सकती है। बाकी उसके अलावा यदि हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप देखिए पूरे देश में बुरी तरह आर्थिक मंदी छाई हुई है, नौकरियां नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, भारी आर्थिक असमानताएं हैं, लोगों के वेतन स्थिर हैं, और सरकार जो है वो इस बजट में इस वास्तविक स्थिति को छुपा गई। आप देखिए जो वर्तमान में जो चल रहा है तो आर्थिक दर की जो देश की जो है वो 2% जो है वो कम रहने की संभावना है। बेरोजगारी की दर की स्थिति है कि देश में करीब 40% है, जिसमें जो ग्रेजुएट लोग हैं, स्नातक लोग हैं, उनकी 30% बेरोजगारी दर है। सरकार द्वारा जो नियुक्ति पत्र बांटे भी जा रहे हैं वो देखिए इन्होंने कोई नए रोजगार क्रिएट नहीं करे सरकारी क्षेत्र में। जो पहले के टाइम में जो हम इलेक्शन से पहले जो हमारे घोषणा पत्र में बात थी कि भाई जो 30 लाख रिक्तियां हैं जो है उनको हम भरेंगे, तो हमने इनकी तरह 2 करोड़ रोजगार देने का वादा नहीं किया था, जबकि मोदी जी का आपको ध्यान है कि 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने का जो इन्होंने वादा किया था उस हिसाब से अब तक 20 करोड़ रोजगार दिए जाने चाहिए थे। 20 करोड़ तो छोड़िए, 20 लाख रोजगार ये लोग जो है उसको सृजन नहीं कर पाए। जैसे अभी हमारे भाई अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि देखिए निजी क्षेत्र के अंदर कितनी बड़ी असमानताएं हैं। निजी क्षेत्र का आप बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर के मध्यम कंपनियों का आप देखिए कि हर तिमाही में उनके कुछ ना कुछ पिछली तिमाही से उनको बेनिफिट होती है, प्रॉफिट में जाती है, परंतु क्या उसके अनुपात में उसके जो एम्प्लॉइज हैं क्या उनकी सैलरी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही। कंपनीज के एम्प्लॉइज जो हैं वो 5 साल पुरानी 8 साल पुरानी जो उनकी
सैलरीज है वो वही उनकी सैलरी लगभग चलती आ रही है, और कोई बहुत स्किल्स वाले लोग छोड़ दें तो उनकी वो एक अलग बात है। तो सरकार को निश्चित तौर पे इस बात पर भी नियम बनाना चाहिए कि भाई कंपनियों की जिस हिसाब से ग्रोथ बढ़ती है, कंपनियों की आय का रेशो बढ़ता है, तो उसी रेशो के अंदर जो है वो कंपनी के एम्प्लॉइज है उनकी भी बढ़नी चाहिए। देखिए दूसरी बात मैं आपसे बात करना चाहूंगा, टैक्स टेररिज्म एक भारत में बहुत आम भाषा में जो है शब्द का इस्तेमाल हो गया। आज आप स्थिति देख लीजिए कि व्यक्ति कमाता है, उसके बाद में उसका हर पैसा, चाहे वो छोटा उसका घर में कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे उसका विवाह होता है या अंतिम संस्कार होता है, उससे लेकर के चाहे शिक्षा हो या चिकित्सा हो या कोई भी चीज हो, खाने पीने की चीज हो, उस पर सब जगह टैक्स लगा दिया आपका। आप जहां जाएंगे वहां टैक्स, जहां जाएंगे वहां टैक्स। वाहन लेने के लिए आप जाते हैं तो आपको जीएसटी देनी पड़ती है, वहां पे आपको रोड टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद आप गाड़ी रोड पर लेकर के निकलते हैं तो आपको वहां पे टोल टैक्स देना पड़ता है। टोल टैक्स की स्थिति ये थी, विजेंद्र जी, मैं अभी कुंभ में जाकर के आया हूं, मैं पहले उससे पहले और जगह जाकर के मैं नीम करोड़ी बाबा के जाके आया था। पहले हम लोग जो नेशनल हाईवे पे टैक्स अमूमन 80 पैसे से लेकर के 1 रुपया प्रति किलोमीटर की एवरेज दर से दिया करते थे। आज जो है रोड पे टोल टैक्स जो है आपका 2.5 रुपए से लेकर के 3 रुपए प्रति किलोमीटर की कॉस्ट उसकी आ चुकी है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, ये अपने आपको हिंदूवादी भी बताते हैं और जनहितैषी भी बताते हैं। नीम करोड़ी बाबा के मंदिर में मैं वहां गया, वहां पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी, वहां पे 100 रुपए पार्किंग चार्ज है और 18 उसने मेरे से 118 रुपए मांगे। मैंने कहा भाई 118 रुपए का क्या अमाउंट होता है, या तो आप 100 रुपए लो या 120 रुपए लो। बोले सर 100 रुपए पार्किंग चार्ज और 18 रुपए हमारे को सरकार को जीएसटी के रूप में देना है। तो ये सरकार की वास्तविक स्थिति है, तो इस और सरकार को ध्यान बिल्कुल निश्चित तौर पे देना चाहिए। देखिए दूसरी बात पेट्रोलियम वाली बात मैं कहना चाहूंगा, इस सरकार में जब यूपीए 2 छोड़ी थी उस समय पेट्रोलियम का अंतरराष्ट्रीय मूल्य हुआ करता था $120 प्रति बैरल, तो भी हमने किसी भी स्थिति में 68 रुपए से 65-68 रुपए से ऊपर हमने पेट्रोल की दरें नहीं जाने दी। उस समय भारतीय जनता पार्टी बड़ा हल्ला मचाया करती थी कि साहब पेट्रोल की रेटें कम करो कम करो। उसके बाद में जब इनका शासन आया उसके बाद में देखिए पेट्रोलियम की दरें $35 प्रति बैरल तक भी आई हुई है, लेकिन वर्तमान में भी जो है वो हमारे मुकाबले बहुत कम है। तो उसके अनुपात में इनको पेट्रोलियम के भाव कम करने चाहिए थे, इन्होंने नहीं किए। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको ध्यान होगा कि इन्होंने आपकी और हमारी गाड़ियां खराब करने के लिए 20% इथेनॉल का सिस्टम लिया है। आप इस बात को सोचिए कि जो गाड़ी जो वाहन जो है वो बनाई पेट्रोल डीजल के लिए है, ठीक है, हम टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, बैटरी पे शिफ्ट होते हैं, हम सोलर एनर्जी पे शिफ्ट होते हैं, हम किसी नई हाइड्रोजन एनर्जी पे शिफ्ट होते हैं, तो वो एक बात समझ में आती है, उसका मैकेनिज्म जो है वो चेंज होता है वाहन का। पर हमारा जो वाहन अभी पेट्रोल के लिए बना है उसमें आपने 20% इथेनॉल मिला के आपने एक तो पहली बात तो गाड़ी खराब करने का काम कर दिया। दूसरी बात चलिए हम मान लेते हैं कि उसका आपने कोई ना कोई साइंटिफिक जो है उसका तरीका निकाल लिया होगा, तो उसके 20% के जब आप उसमें इथेनॉल मिला रहे हो पेट्रोल में, तो उसके अनुपात में 20% की रेटें कम भी तो होनी चाहिए थी ना, हुई कम नहीं हुई। तो मैं आपसे इसी बात को कहना चाह रहा हूं कि सरकार जो है दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। उसके बाद आप देखिए कि जो खाद्य, शिक्षा और चिकित्सा जैसी जो महत्वपूर्ण और आवश्यक चीजें उनकी महंगाई दर जो है पिछले कई वर्षों से डबल डिजिट में चल रही है, जो सिंगल डिजिट में हुआ करती थी, और एक तरीके से सरकारों पर लानत मानी जाती थी कि यदि शिक्षा, चिकित्सा और खाद्य के मामले के अगर बढ़ जाए और चीजों में महंगाई बढ़ती तो भी सरकार की नाकामी मानी जाती थी। पर 3 पे तो यह माना जाता था कि अगर चिकित्सा में पैसे बढ़ गए, शिक्षा में बढ़ गए, खाद्य में बढ़ गए, तो आप मान के चलिए सरकार फेल है। जबकि इस सरकार के समय में महंगाई दर जो है वो डबल डिजिट में पहुंच चुकी है। ये सरकार का आंकड़ा है कि 70% लोग आज भी 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए प्रतिदिन में अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। और आप हेल्थ सेक्टर में चले जाइए, आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाइए, क्या वहां पे जीएसटी होना आवश्यक है? एक व्यक्ति अपना इंश्योरेंस करवाने के लिए जा रहा है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के लिए जा रहा है, या एक आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहा है, वो उसका फॉर्म की कोई फीस दे रहा है, हर जगह जीएसटी। आप जहां जा रहे हो वहां जीएसटी। किसी के घर में मृत्यु हो गई, वो कोई बीमार हो गया, अस्पताल लेके गया, वहां पे दवाइयों पे जीएसटी है, वहां के फॉर्म पे जीएसटी है, वहां की जो सर्विस अस्पताल आपको बिल बना के देगा उस पर आपकी जीएसटी है। उसके बाद में कोई भगवान नहीं करे, खुदा ना खास्ता किसी के परिवार में मृत्यु हो जाती है और वो जब उसको अंतिम संस्कार करने के लिए जाता है तो वहां पे कफन पे, लकड़ी पे, उसको जलाने वाले घी पे, उसकी सारी सामग्री में सब पे जीएसटी दे रहे हैं। क्या तमाशा लगा रखा है आपने, क्या मजाक कर दी? आप अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आप भगवान की पूजा की सामग्री से मरण तक पे आप जीएसटी की बात सब जगह आप जीएसटी कर रहे हो। जस्टिफाई करना चाहिए कि हाँ वास्तव में क्यों जरूरी है। ये तो सरकार का एजेंडा होता है, सरकार कहना है कि टैक्स से गवर्नमेंट चलती है, आपका विकास होता है, उसी पे चलता है। एक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, 1.5 लाख करोड़ राज्यों को गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फ्री ब्याज देगी। पैसा तो देना पड़ेगा राज्यों को वापस, वो कोई वैसे नहीं है, लेकिन हाँ फ्री की, हाँ टैक्स फ्री हो जाएगा। ये 1.5 लाख करोड़, क्योंकि काफी, एक बात मैं आपकी से बिल्कुल मैं मान के चलता हूं, क्योंकि रूल्स में भी यही था, 80 से पैसे से 1 रुपए के आसपास, ये बात सही है। 2.5 से 3 रुपए तक अभी पर किलोमीटर टैक्स हो रहा है, और ये टोल टैक्स, और टोल टैक्स को लेकर के
बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है। कई बीजेपी के सांसदों ने भी ये बात उठाई, इसको कहिए तो सही, जहां से कोई नाका किलोमीटर में भी है, कितने किलोमीटर से पहले नहीं होना चाहिए, उससे पहले 3-3 नाके कर देते हैं। ये बात आपकी सही है कि इसके लिए कोई पॉलिसी बननी चाहिए, तो नितिन गडकरी साहब भी कुछ बड़ी दिल दिखाएंगे, तभी कुछ इसमें राहत मिल सकती है। टोल टैक्स वाली बात चली कि नितिन गडकरी जी ने जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का जिस समय उद्घाटन किया था, तो उस समय उन्होंने खुद ने जब उसका टेस्ट किया था, उन्होंने गाड़ी के आगे जो डैशबोर्ड होता है उस पर पानी का गिलास रखा था और बोले कि हम विश्व स्तरीय सड़कें बनाएंगे और अगर ये पानी का गिलास हिल गया मेरा तो मैं उस ठेकेदार के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करूंगा। ये उनका वीडियो आज भी शायद इंटरनेट में मौजूद होगा, उठा करके देखा जा सकता है। मैंने आपसे जैसा कि अभी कहा कि मैं 2 अलग अलग रूट पे अभी पिछले 2 महीनों में बड़ी लंबी यात्राएं कर करके आया हूं। एक सड़क ऐसी नहीं मिली कि जिसको हम यह कहा जाए कि ये विश्व स्तरीय सड़क है। हर जगह गड्ढे, कई जगह स्थिति ये होती है कि आपकी गाड़ी आपकी लिमिट 100 किलोमीटर की स्पीड है आपकी, और अगर आपने कंट्रोल नहीं करी तो आपकी गाड़ी उछल के दूर जा सकती है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, जब तक आप दही भर के रखिए उसमें गिलास में, पानी मत रखिए तो वो शायद कम जाएगा। चलिए मैं सुरेश गर्ग साहब के बात में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, कुछ एक चीजें, एफडीआई का बीजेपी बहुत खिलाफत करती थी कि बर्बाद कर देगी इस देश को, लेकिन आप तो हर सेक्टर में 100% पे जा रहे हैं। अभी भी आप बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई पर ठप्पा लगा चुके हैं। तो ये एफडीआई क्योंकि एक आइडियोलॉजिकली विरोध था बीजेपी का। ये देखिए, आज निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, तो मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मध्यम वर्गीय जो क्षेत्र है उसके लिए बहुत ध्यान रखा। आज 12,75,000 रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया। ये एक बहुत बड़ी सौगात मध्यम वर्गीय के परिवारों के लिए दी है कि 12,75,000 रुपये तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख प्लस 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, इस तरह से 12,75,000 रुपये तक का टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, रेंट पे टीडीएस करता था, वो जो 2,40,000 रुपये था उसको 6 लाख तक करना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन है वो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं कटेगा। तो आज मध्यम वर्ग, हमेशा कांग्रेस के प्रवक्ता भी यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते थे, मध्यम वर्ग को कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग को, लेकिन आज निर्मला सीतारमण जी ने मध्यम वर्ग को जो सौगातें दी है वो आज तक के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जो आज हुआ है कि मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा सौगातें दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मेडिकल कॉलेज के मेडिकल छात्रों के लिए सीटें बढ़ाना, अगर 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ना 5 साल के अंदर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। IITN के लिए 6,500 सीटें बढ़ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बजट जो 47 लाख करोड़ का हुआ करता था, जो आज 51 लाख करोड़ का बजट हुआ है। अब आज 51 लाख करोड़ का बजट होगा तो निश्चित रूप से वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा लगेगा। 11 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बजट था वो 15 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट किया। तो ये इन चीजों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महिलाओं के लिए, महिलाओं उद्यमियों के लिए आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन है वो आसान किया है। किसानों के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन है वो सस्ता किया है। तो हर क्षेत्र को, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की तो आदत रहती है कि भाई उसमें कुछ नहीं तो तारीख। अब मुझे बताइए कि अरे भाई मैं यही मेरा छोटा, इन्होंने एक जीएसटी के लिए बोला, इन्होंने जीएसटी के लिए बोला कि मैं कार पार्किंग के लिए गया तो मेरे को 18 रुपए जीएसटी। भैया, जो पार्किंग है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, उसने लिया है, वो हो सकता है वो आपसे क्या आप जांच करवाएंगे? उत्तराखंड में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, जांच करवाएंगे इस बात की? लिखित में दीजिए, आप लिखित में दीजिए, हम निश्चित रूप से जांच कराएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। कैंसर की दवाएं, 36 कैंसर की दवाएं सस्ता करना, मोबाइल को सस्ता करना, एलईडी सस्ता करना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जमाना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी सस्ता करना। देखिए, तो ये सब बजट में देखिए, सर बजट में देखिए इतना शानदार बजट दिया निर्मला सीतारमण जी ने। मैं गर्ग साहब, बजट हर गवर्नमेंट ही लोक कल्याणकारी देती है, कोई भी सरकार हो, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि इस देश के प्रति लायबिलिटी उनकी और देश की जनता उन्हें सिंहासन पे भी बैठाती है। बस शब्दों की बात हो सकती है कि सत्ता पक्ष के लोग उसे बहुत शानदार कह सकते हैं और विपक्ष के लोग हैं उसे निराशाजनक कह सकते हैं। बस इतना संतर होता है, बस उससे ज्यादा नहीं। बजट तो बजट ही होता है। अगर उसमें टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है तो भी जनता पे पड़ेगा, राहत दी जा रही है तो भी जनता पे पड़ेगी। ये मैंने लेकिन जो आपसे कहा कि बीजेपी एफडीआई का आइडियोलॉजिकली विरोध कर रही थी, अब आप 100% दे रहे हैं, क्योंकि 100% देने से पहले देखिए रोचक बात, गवर्नमेंट में क्या हुआ है आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं।
मेडिक्लेम हो चाहे किसी भी तरह का आपकी पॉलिसी हो जो बीमा से जुड़ी हुई है, आपकी LIC की हो, उस पर आपने पहले से GST लगाया, पहले साल में, इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में सबने, मैंने भी पॉलिसी भरी है तो GST दिया है उसमें। अब 100% FD आएगा तो जो भी लोग आएंगे उनके लिए हमने रास्ता बिछा दिया कि तय कर दिया कि आपको GST देना ही है उसके अंदर। देखिए योगेंद्र जी, इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI लाए गए। इंश्योरेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इनफ्लो की जरूरत है, विदेशों से पैसा आने की जरूरत है, इसलिए उसमें 100% नहीं है। जहां तक GST की बात है, निश्चित रूप से हम भी विरोध कर रहे हैं कि भाई जो इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उस पर GST नहीं लगना चाहिए, लेकिन GST काउंसिल की जब मीटिंग होती है तो कांग्रेस के भी हैं, TMC के भी हैं, मतलब आज ये पूरे राज्यों के वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री उसके अंदर रहते हैं, लेकिन किसी राज्य के मुख्यमंत्री वित्त मंत्री ने विरोध किया हो तो बता दीजिए। कांग्रेस की 3 जगह सरकार है, TMC की भी सरकार है और अन्य दलों की भी सरकार है, लेकिन अरे भाई, अरे तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि आपकी मांग थी तो पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई है, खबरें प्रकाशित हुई है कि विपक्षी सरकारों के प्रतिनिधि ने वहां जाकर के आपत्ति व्यक्त करी। एक बात चले, ये एक बात, आदिवासी महिलाओं को अपमान करते उस तरह की आदतें बन चुकी हैं। अभी अपमान की बात क्या, आप लोग पड़ोसी देखिए बजट में चर्चा हो रही है भाई, ये 118 रुपए दिए तो आपने क्यों दिए? हमने तो नहीं लगाया GST उस पे कार पार करने पाए आप लोग। कांग्रेस के मैं तो आपसे इस बात को कह रहा हूँ, 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना। गर्ग साहब बात ऐसी है, ये जो पार्किंग बता रहे हैं, आप भी कुंभ स्नान करके आइए और वहां जाकर के दीजिए, और मैं आपको भी दावे से कह सकता हूं ये तो समझदारी कर। सर सुनिए, एक बार सुनिए सर, एक बार सुनिए, पड़ोसी राहुल पार्किंग 18 रुपए और प्रिंटेड फर्जीवाड़े में नहीं पर्ची दी जा रही है। मैं आप कहेंगे तो मैं आपको पर्ची, आप कहेंगे तो मैं पर्ची मंगवा दूंगा, मेरे पास भी सोर्सेज है, पर्ची की फोटो मंगवा दूंगा। मैं पे करके आया हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इस बात को, दावे के साथ कह रहा हूँ मैं इस बात को। आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए या फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। पड़ोसी और गर्ग साहब, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम निगम के बजट पे थोड़ी बात कर रहे हैं, देश के बजट पे बात कर रहे हैं, पार्किंग में मत उलझिए। सुनिए, दूसरी गर्ग साहब बात ऐसी है कि पार्किंग वाले को देके क्यों आए, मैं आपको भी कहता हूं, ये तो दूसरे राज्य में जाके बात है, मैं तो जयपुर की बात करता हूं। पार्किंग वालों से आप उलझ के बता दीजिए, जयपुर में, पूरे देश में कोई नहीं उलझ सकता। वो ऐसे लठेत रखते हैं कि आदमी देखता है कि मैं बीबी बच्चों के साथ हूं, 18 नहीं 20 रुपए दे दूंगा मैं। चले वर्षा जी, चले हर्षा जी आपके पास में आना चाहूंगा मैं। क्या लग रहा है आपको कि 2-3 चीजें हैं, अभी गर्ग साहब का कहना है कि ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट भी की थी बीजेपी से कि जो बजट को समझे उसी को भेजना, और मैं धन्यवाद भी दूंगा कि गर्ग साहब को हमारे साथ में जोड़ा है आज उन्होंने। FDI की बात मैं करना चाहूंगा। इंश्योरेंस सेक्टर में सर का कहना है कि निवेश आएगा, निवेश बिल्कुल, क्योंकि पिछले बजट में और जो सर्वेक्षण जारी किए गए हैं उसमें भी निवेश को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि हमारे वो एटमॉस्फेयर है लेकिन आ नहीं पा रहा है, तो और भी सेक्टर पे फोकस करना चाहिए जिससे हमारे यहाँ पे निवेश आ सके, या फिर एक खुला रास्ता है, लोग टैक्स जहां पे, यानी कि आप बीमा क्षेत्र को, कई लोग जो आलोचक है उसे एक वो भी कहते हैं कि तो चाय का बागान जैसा है, या खुला खेत है, चारागाह है, तो इसमें तो कोई भी निवेश करेगा, या वास्तव में जरूरत है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि फॉरेन से अगर पैसा नहीं आएगा तो हमारे सेक्टर में कमी जो पूरी नहीं कर पाएंगे। सर, अगर हम निवेश की बात करें, हम फॉरेन जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको नेगेटिव तरीके से नहीं देखती हूँ 100%, बिकॉज आप जब बाहर से अपने इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, और जहाँ इकोनॉमी सपोर्ट की बात करते हैं तो आज इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे रिफॉर्म की बहुत अभी ज़रूरत है, और इसको हम एक वेलकमिंग मूव की तरह अगर देखें तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ये हमें एक गवर्नमेंट की तरफ से इकोनॉमी को बूस्ट करने वाले मूव की तरह देखना चाहिए। शायद हम लास्ट टाइम भी जब हमने बात करी थी तो इसके अंदर हमने कहा था कि गवर्नमेंट हम बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से इस बार हमें बजट में देखने को मिलेंगे, तो मैं उन्हीं में से इस एक नए इनिशिएटिव को एक नए तरीके से देखने की कोशिश कर रही हूँ। और FDI की हम बात करें तो FDI को अगर हम इस तरीके से देखें कि अगर हमारे पास बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ से हम उसको कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, इंश्योरेंस सेक्टर को इसके अंदर बूस्ट मिलेगा, सो वो हमारे इस सेक्टर को हेल्प करेगा ग्रो करने के अंदर, इकोनॉमी को हेल्प करेगा ग्रो करने में। जी, मैं इसको एज अ वेलकमिंग मूव कंसिडर कर रही हूँ रादर देन एक नेगेटिव एस्पेक्ट देखने के लिए।
बिल्कुल। और टैक्स स्लैब की अगर हम बात करें, नए बिल का इंट्रोडक्शन की बात आई गई है, अगले हफ्ते हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे पार्लियामेंट में हैं, introduce पार्लियामेंट के कराएंगे, अंदर right? इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। उसमें जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि पर्सनल इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स की बात हो रही है। ऑल्दो ये कहा गया है कि जो हाफ ऑफ द प्रोविजंस है वो सिमिलर रहेंगे इसके अंदर, बट जहाँ पर्सनल इनकम टैक्स की बात है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि बहुत सारे पॉजिटिव प्रोविजंस जो हैं आम आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए, वो हमें देखने को उस नए इनकम टैक्स कोड के अंदर मिलेंगे। और जैसा हमने पिछली बार भी वो एक डिस्कशन किया था ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के बारे में, तो नए रेजिम को यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने सपोर्ट किया है और उसके अंदर हमने पॉजिटिव स्लैब रेट्स को देखा है। 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करना अगेन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है, जहाँ पे मिडिल क्लास के लिए एक बड़ा रिलीफ इसको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे अगर किसी की 1 लाख तक की महीने की इनकम टैक्स फ्री होती है तो ये एक हमारी तरफ सरकार की तरफ से पॉजिटिव एक हम मूव के जैसे इसको देख सकते हैं। जी हम अगर रोजगार सेक्टर की बात करें बजट से, तो क्या संभावनाएं लग रही हैं? जब हम इसमें ये देख रहे हैं जहाँ लोन्स की बात करें या फिर हम बाकी बात करें, उसमें भी बहुत सारे हमने गवर्नमेंट्स की तरफ से अभी अनाउंसमेंट देखी हैं। तो जहाँ लोन्स ईजी हो रहे हैं, बहुत सारे स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, तो ऑब्वियसली जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनको सपोर्ट मिलने वाला है। और जब बिजनेस को सपोर्ट मिलेगा तो नए रोजगार जो हैं वो भी जनरेट होने वाले हैं। और नए रोजगार जब जनरेट होंगे तो जो हमारे नए युवा पीढ़ी की हम बात करते हैं, जो नया एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो वो उसमें जनरेट होगा। तो ओवरऑल अगर हम एक मिडिल मैन के कॉन्सेप्ट मतलब तरफ से इस बजट को देखें, पिछले जितने बजट हम देख रहे थे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था कि इसके अंदर एक मिडिल क्लास के लिए बहुत कम अनाउंसमेंट्स होती हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता है। इस बजट के अंदर एक बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स मिडिल क्लास के लिए हमें देखने को मिले हैं। बिल्कुल। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट की भी रास्ते खोले हैं गवर्नमेंट ने। तो एक मिडिल क्लास को एक सैंडविच की तरह देखा जा रहा था पहले, और पहला बजट जब था जेटली साहब का तो उन्होंने कहा ही था कि भगवान के भरोसे हैं और यह अपना खुद का ख्याल खुद करेगा मिडिल क्लास। लेकिन एक अच्छी बात यह कही जा सकती है कि देखिए हर तबके को बजट में खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट भी कोशिश करती है अपनी ओर से कि बेहतर से बेहतर किया जा सके, क्योंकि मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये बजट है और एक उम्मीद भी थी क्योंकि पूर्णकालिक बजट है। पिछली बार का जो बजट था वो एक तरह से ये था कि इलेक्शन में जा रहे हैं तो उससे पहले अनाउंसमेंट काफ़ी किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पिछले बजट का जिक्र करते हुए लगभग 1 घंटे के आसपास निर्मला सीतारमण ने अपना बजट कंप्लीट कर दिया था और उसमें ये माना जा रहा था कि बहुत सारे ऐसी घोषणाएं करेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं की थी जिसपे एक आरोप लग सके कि साहब ये तो चुनावी बजट है। तो ये कहा जा सकता है कि काफी एक राहत की बात, लेकिन कुछ जिन राज्यों के साथ में गवर्नमेंट को सपोर्ट है उनका ख्याल भी इसमें काफी रखा गया है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं। स्वागत है, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल और निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट की देखिए यूं तो हर बजट में कोई ना कोई खामी रहती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम उसके पॉजिटिव उसमें देखें तो काफी राहत भरा कहा जा सकता है और कुछ चीजें जो स्मूथ की जा सकती हैं। कहीं पे अभी ये आखिरी नहीं है, अभी तो जब ये पार्लियामेंट सेशन चलेगा तो इस दरमियान और भी अनाउंसमेंट्स किए जा सकते हैं। ये गवर्नमेंट के पास में एक मौका होता है और आपके पास में लेने के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी बात किस प्लेटफॉर्म से कहां तक पहुंचाते हैं। अगर कोई कमी है तो उसमें अनाउंसमेंट्स और किए जा सकते हैं। ये 3 स्तर पे किए जाएंगे। जब बजट पास कराने का होगा तो अंतिम अवसर होगा, उसमें भी पास कराए जा सकते हैं कि पहले जब पहली स्टेज पे बजट पास होगा तब भी इसमें अनाउंसमेंट्स और किए जा सकते हैं। तो चले हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं और एक बार फिर हम रुक करना चाहेंगे। अशोक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। तो कोई आपने रोजगार को लेकर के एक सवाल उठाया, लेकिन अभी जैसे हमारे साथ में हर्षा जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी कहना है कि देखिए पॉजिटिव उसमें देखना चाहिए। अगर निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलेंगे ऑफ जॉब्स, तो रोजगार के अवसर तो खुलेंगे ही।
मैंने तो शुरू से कह रहा हूं, मैं हमेशा बात करता हूं कि सरकार 100% किसी रोजगार दे ही नहीं सकती, सबको सरकार नौकरी दे ही नहीं सकती जी, लेकिन जहां दे सकती। अब मैं बात करता हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो भर्ती होती है वो रेलवे में होती है। अब रेलवे में 6 साल बाद में इनकी एक भर्ती आई है ग्रुप डी की, जिसमें 32,000 पद की है, जिसमें लाखों पद खाली पड़े हैं। जब 6 साल पहले इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया तो उसमें कहा था कि जो ITI वाले बच्चे उनको लेंगे, लेकिन अब इन्होंने जब नोटिफिकेशन 32,000 में घोषणा की है उसमें कहा है इन्होंने कि कॉमन को लेंगे, फिर वो ITI वाले बच्चे कहां जाएंगे? जो 32,000 घोषणा है वो कम से 1 लाख पदों पर घोषणा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो आर्मी की जो अग्निवीर योजना लेके आई है उस योजना के अंदर परमानेंट करो ना। आप 5 साल 4 साल में बच्चों को रखोगे, 4 साल बाद होगे 50% को भेज देंगे, तो आप क्या चाह रहे हो? 50% बाद में मेरे देश का जवान जो 4 साल बाद में वहां से रिटायर होगा, 50% आएगा, वो क्या करेगा? वो कंपनी में जाएगा, गार्ड की नौकरी करेगा। आपके पास बचे 50%, तो आप उसको अग्निवीर योजना को परमानेंट करो ना। पहले भी थी। आप यंग आर्मी की बात कर रहे हो, आपके पास यंग आर्मी बची कहां है? आप तो 4 साल बाद में आपकी आर्मी फिर यंग हो जाएगी। आप ही और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि किसी भी एक जवान को इंडियन आर्मी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी खुद एक फौजी का बेटा हूं, मेरे फादर भी आर्मी कैप्टन स्टाफ में, मेरा ब्रदर आर्मी, मेरे दादाजी आर्मी थे, कि एक आदमी जब बच्चे को ट्रेनिंग करता है उसको कम से कम उसको 1 साल ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? वो 1 साल में वो बेसिक सीख पाता है। अगर उसको जैंट के जैसे जगह में भेज दिया जाए, हिल सिस्टम में भेज दिया, उसको क्या नाम है, वो क्या करेगा? उसको 1 साल में तो समझ ही नहीं आएगा कि पहली बार जाऊंगा मैं जैंट के, जम्मू में है क्या क्या नहीं है। तो ये योजनाएं जो है ना, हम उनको ये लागू करना चाहिए, और जैसे अग्निवीर योजना को खत्म करके परमानेंट इनको करना चाहिए जो पहले चली आ रही। साथ ही साथ रेलवे में भी वैकेंसियां सर्जित करनी चाहिए। साथ ही साथ मैं कह रहा हूं कि अच्छी बात, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार आएगा, लेकिन जो हमारी जो मांग है वो हम कहना ही चाह रहे हैं कि उसका एक माध्यम हो कि जो सरकार ने जो डिसाइड किया है, जो निश्चित किया योगेंद्र जी, कि जो किया है कि किसी भी स्टार्टिंग पैकेज सैलरी किसी को 10,000 की है, 20,000 की, वो मिले। हम उसकी इंश्योरेंस हो कि वो श्योर है कि उसको मिलेगी, लेकिन नहीं मिल रही। हमारी जो बार बार कहती है मिलती नहीं है। आप कौशल योजना, विकास योजना लेके आ रहे हो, आप ग्रामीण अभी जो भी लेके आए हो, जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना ग्रामीण विकास, क्या मैं कह रहा हूं कि अपने बीजेपी प्रवक्ता बैठे क्या इंश्योर करेंगे कि वो योजना चलेगी ग्रामीण में? हो क्या रहा है? योजना लॉन्च कर दी सरकार ने, योजना लॉन्च कर दी, ग्रामीण बेल्ट में दे दी। सपोज उसमें क्या, उसमें 30 बच्चे हैं, पढ़ाने वाले को पर बच्चे के हिसाब से पैसा मिल गया, बच्चे आपके पास 5 आ रहे हैं, पैसा कितने मिल रहा है? 30 मिल रहा है। सरकार ये कह सकती, दावा कर रही है, सही कर रही है, सरकार अपनी जगह सही होगी कि साहब हमने तो 30 बच्चों को पढ़ाया, लेकिन पढ़ा कितने बच्चों ने? 5 बच्चों ने। 35 बच्चों का पैसा, सरकार का पैसा भी वेस्टेज गया और बच्चों को स्किल डेवलप भी नहीं हो पाया। हमारा तात्पर्य है कि जो भी योजनाएं बनती हैं इसका एक सिस्टम होना चाहिए, एक सरकार की तरफ से बनना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए समय समय पे कि वहां पे बच्चे पढ़ने जा रहे नहीं जा रहे, उसकी समय समय पे ग्रामीण में जैसे रोजगार मेला जो लगता है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी लगना चाहिए कि ताकि बच्चों को मनोबल बढ़े। मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि ग्रामीण बेल्ट में आज भी है, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं, एक ही है कि हमें पढ़ना है, आर्मी में जाना है। आर्मी का धीरे धीरे कॉन्सेप्ट इसलिए, आर्मी कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि मैं शेखावटी बेल्ट से आता हूं। सबसे ज्यादा जो हिंदुस्तान में, मैं तो खुद इस बात में कई बार गर्व से कि सबसे ज्यादा शहीद जो है वो मेरे क्षेत्र से हुए हैं, सब शेखावटी से हुए हैं। सब ज्यादा रोजगार जो सब युवा जाते हैं वो आर्मी में जाते हैं, शेखावटी जाते हैं। हम इसलिए उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि गांव में तो अब लोग कहते हैं कि हमारे तो बहरूजी और बालाजी का मेला भी ठीक से बनने थे, तो चलो ठीक है सर। तो वही बात है ना, आप उसका सरकार उस पैसा का यूज सही करे ना सर। वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं अभी अलका जी के पास में जाना चाहूंगा। अलका जी, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझते। कुछ एक चीजें हैं, AI एजुकेशन की बात कही गई है, एक MSME का एक्सपोर्ट पॉलिसी की बात कही है कि उसको हम लेके आएंगे। दूसरा ब्रॉडबैंड को लेकर के भी जैसे अशोक जी कह रहे थे कि प्राइमरी स्कूलों में भी ब्रॉडबैंड होगी, जमाने के साथ थोड़ा तो हमें चेंज करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात कही गई। एक खिलौनों को लेकर के जोर दिया गया कि इंडिया को खिलौनों का हब बनाया जाए। उसको लेकर के आपको लगता है कि चले हर बार में कोई एक अलग से सेगमेंट एक भी लिया जाए तो वो काफी ठीक हो कहा जा सकता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपको ध्यान होगा कि यूरोप में कुछ एक टाउन्स जो हैं वो सिर्फ टॉय इंडस्ट्री के बेसिस पे ही खड़े और जिंदा हैं, और इकोनॉमी में वो लोग बूस्ट कर रहे हैं। तो टॉय इंडस्ट्री भी एक पार्ट हो सकती है और उसको हम लोग नई चीज़ को लेके सोच भी सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि AI और डिजिटल एजुकेशन की बात चल रही है और गांव-गांव में पहुंचाने की बात अगर हम कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को वहां तक लाना बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, क्योंकि स्कूल्स बहुत सारे खुल जाते हैं लेकिन स्टूडेंट्स
वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। स्किल डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें भी देखिए आप स्टूडेंट्स नहीं होते, चाहे वो आप उनको स्किल किसकी डेवलप करेंगे, बच्चे आते ही नहीं है। और उनका सबसे बड़ी जो माइंडसेट है ना वो चेंज करना ज़रूरी है, सरकारी नौकरी से प्राइवेट सेक्टर की तरफ। सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। उसमें सिर्फ ये है कि अभी जो बात हो रही थी बीच में कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशंस और अप्रेजल्स बहुत होते हैं। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में डील करती हूँ, मुझे मालूम है एक साल में 3 इंक्रीमेंट भी लगते हैं प्राइवेट सेक्टर में, अगर आप काम करने वाले हों तो। अगर नहीं है तो आप हर साल सोचें कि मेरे को इंक्रीमेंट मिलता रहे, मेरे को सैलरी मिलती रहे, मैं कुछ नहीं करूं, जैसे कि सरकारी नौकरी में लोग करते हैं, काम नहीं करते और सैलरी उठाते हैं। तो वो जो कामचोर लोग हैं वही सरकारी नौकरी की तरफ रुझान रखते हैं, जिनको काम करना है वो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं और ग्रोथ करते हैं। आप जो लोग कैसे करिए, आप कैसे कर सकते हैं काम जो सरकारी नौकरी करने वाला एक मेहनती होता है। आप ये बताओ क्या मेहनती होता है? आप सीट पे बैठे हुए दिखा दीजिए। एक ग्रुप डी की भर्ती आई, 1.5 करोड़ लोग फार्म भरेंगे, उसमें 32,000 मिलेंगे, तो आप मान रहे हो सर, कि मैंने- वो 32,000 कामचोर है? मैंने- आप वो 1.5 करोड़ लोग कामचोर है? नहीं, ये गलत, नहीं ये गलत कहा आपने रूल। एक मिनट सुनिए। ये आपने बेरोजगारों ने गलत कहा, कामचोर नहीं नहीं, है, बिल्कुल। मेहनती बच्चा जाता है, ये मेहनती बच्चा जाता है। नहीं अशोक जी, नहीं सर, गलत 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 सर, मैं बताती हूँ क्या है कि कामचोर वर्ड थोड़ा एक्सट्रीम हो गया, लेकिन ये नहीं, बात सर, है कि कि वो काम नहीं करते। सर रोजगार नहीं है वहाँ पर। वहाँ सर, काम आप- करते हैं। आप- कॉम्पिटिटिव नहीं है वहाँ सोशल सिक्योरिटी है। नहीं सर कॉम्पिटिशन कैसे नहीं है? नहीं 1.5 करोड़ बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसे 32,000 अरे मिल रहे भाई, हैं। आगे बढ़िए, काम नौकरी करें। करने किसका? के लिए, नौकरी करने के बाद सर करवाओ ना, सरकारी नहीं, सर। सख्ताई करे ना सरकारी नहीं, सर, नौकरी में लोग ये नहीं, सीटों पे ऐसा बैठे नहीं हुए कर काम सकते आप, करते हैं। बेरोजगारों के लिए ऐसा नहीं। आप कुर्सियों पे बैठे हुए दिखा दीजिए उनको काम करते हुए। अरे मैं सारा टाइम फिर बाहर करके बैठते हैं। ये बैठे सर, सरकार की मैं बात- कह रहा हूँ बीजेपी से बैठे आप करो ना, कंप्लेंट करेंगे ना, कार्रवाई क्यों नहीं करते? बीजेपी सरकार की बात ये नहीं है। कांग्रेस इसमें किसी भी सरकार की हो, मैं तो आज बीजेपी इसलिए बात करूँ, सरकार इसलिए बैठे करेगी, हैं। जब बंदा काम करने के लिए सीट पे अरे आप कंप्लेंट करो, उसी कैसे नहीं कर रहे हैं? कैसे नहीं करेगा, कैसे नहीं करेगा? नहीं करते, नहीं कैसे नहीं निकाल सकते? अरे इसीलिए मैं लोग सरकारी नौकरी हाल में एक बार वापस आ रहा हूँ आप लोगों के पास में, बिल्कुल मैं जो काम वापस नहीं करना चाहते वही वापस- सरकारी नौकरी में तो आपको लगता है आप प्राइवेट में तो प्राइवेट में दिला दो, फिर आप लोग कितने प्राइवेट दिलाते हो? में होगा मैं तो दे दूं आपको देखना लाके, कल आप लाइन लगा दो बच्चों के, आप दिलो रोजगार, कितने लोग आप जो चलिए लेके मैं आएगा, वापस आ रहा हूँ वो आपके जाएगा। पास, मैं वापस लौटूंगा। मैं अभी हर्षा जी और सचिंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। मैडम मैं ये देख रहा था कि एक तो गारंटेड स्कीम्स की बात कर रही है गवर्नमेंट कि जो बजट है उसमें विकास का एजेंडा जो है वो एक सुरक्षा के पैरामीटर्स पे भी होगा। एक दो बातें इन्होंने कही हैं, क्योंकि पिछले दिनों जो रिपोर्ट्स आ रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि आदमी की क्रय यानी कि बाइंग कैपेसिटी जो है वो अभी नहीं बढ़ पा रही है दो तरह से। एक तो घरेलू, हमें अगर दाल खरीदनी है देखता हो 240 रुपए किलो, तो देखता है कि आदमी अभी भी दोनों एक तरह से देखते हैं एक दूसरे की तरफ, नहीं जो सस्ती है वो ले लो, चने से काम चला लें। हो भी रहा है, आप देख रहे होंगे कि आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाइए, पहले चने की दाल उसमें 10% होती है, आज 90% चने की दाल होती है उसमें, क्योंकि सस्ती वही पड़ रही है, लेकिन खाना है, टेस्ट वो जो आता है उसका जायके का वही लेके वापस रवाना होना पड़ता है, क्योंकि आप भी ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। दूसरा, मध्यम वर्ग से अपेक्षा कर रही है सरकार कि इस बजट से उनकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो वो कुछ देख रहा है, क्योंकि मार्केट में पैसा आएगा। हमारे यहाँ पे बोनस का एक कॉन्सेप्ट आता था दिवाली पे कि पैसा आएगा तो कोई जेब में तो रखे नहीं घूमेगा, वो खरीदेगा मार्केट में, जो उसने पहले से बजट तय किया है कि मुझे स्टील की कटोरी खरीदनी है, लेकिन अगर उसका बोनस समय पे मिला तो चांदी का ग्लास भी खरीद सकता है वो। तो इससे लग रहा है मार्केट में पैसा आएगा। जब उसके पास पैसा हाथ में बचेगा तो जरूर वो मार्केट में पैसा आएगा। तो जहां हमने स्लैब रेट्स को देखा, आपने कहा कि बचेगा तो हाँ, तो जब तो टैक्स- बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा, जरूर बचेगा। जब टैक्स स्लैब रेट्स के अंदर इम्प्रूव, हमने देखा है कि स्लैब रेट्स को उन्होंने सही किया है। आज हम टीडीएस की बात करें, जो रेंट पे टीडीएस की थी वो हमारी 2,40,000 से बढ़ा के उसको 6 लाख तक टैक्स फ्री किया है, वहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। उसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 50,000 की हमारी लिमिट थी उसको बढ़ा के 1 लाख किया है। 12 लाख तक की इनकम हमारी टैक्स फ्री है। तो वहाँ पे जब हमें नए रेजिम्स के अंदर, और जहाँ पे नए रेजिम में अगर फायदा है तो ऑब्वियसली सैलरीड जो पर्सन है वो नए रेजिम में यहाँ ही एक सवाल हो रहा जाएगा। होगा मेरा, अभी ऑप्शन है जिन लोगों के पास में ओल्ड रिजीम से अभी भी अपना भर रहे हैं वो एनुअल जो हमारा हाँ। टैक्स है, तो वो अब नए रिजीम को ज्वाइन कर सकते हैं। सर वो तो मैंने आपको पहले भी बताया तो था कि उसका benefit मिलेगा ये? सरकार चाहती है कि धीरे धीरे सारे जितने भी Shift हो उसमें नए regime नए पे। regime में ही शिफ्ट हो जाए। तो धीरे धीरे सरकार की कोशिश है कि सैलरीड एम्प्लॉय जितने भी हैं, जो सैलरीड क्लास पीपल हैं, वो नए रिजीम में शिफ्ट हो। जो बिजनेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं करी हैं। ऐसे ही हम बात करें स्टार्टअप की भी बात करें तो 10,000 करोड़ का वहाँ पे भी एक अनाउंसमेंट हुआ है, जहाँ पे वो एक फ्रेश
वहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। साथ के साथ जो उन्होंने एक टाइम पीरियड स्टार्टअप के लिए है उसको भी इंक्रीज़ किया है। पहले स्टार्टअप का जो टाइम पीरियड था वो 10 साल का था, अब वहाँ पे 5 साल उन्होंने उसको और ऐड करने की अनाउंसमेंट करी है। सो एक बैलेंस्ड बजट की अगर हम देखें जहाँ पे बिजनेसमैन और सैलरीड मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, अगर आज मेरे को कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वहाँ भी मेरे लिए कुछ है जहाँ पे मैं अपने लिए सेविंग्स के ऑप्शन देख सकते हैं, टैक्स बचा सकते हैं। और अगर सैलरीड एम्प्लॉई है कोई, चाहे हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, वहाँ पे भी हमारे पास टैक्स सेविंग के फॉर्म में हाथ में पैसा बच रहा है, और जो हाथ में पैसा बचेगा वो मार्केट के अंदर जाएगा, हम बाहर हमारा जो बाइंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। जी, मैं मिश्रा साहब के पास में जाना चाहूँगा। सर, हम CSR को लेकर के एक दिन पहले बात कर रहे थे। TDS पे तो चले कुछ राहत की खबर कही जा सकती है, लेकिन CSR को भी थोड़ा वो किया जा सकता था इसमें। मुझे लगता है यस, मैं बार बार ये कर रहा हूँ, CSR इज़ ए हिडन हमारा जैम है, हमारे इसका जो है जो हमारे सिस्टम में पिछले ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है, और प्रॉपर तरीके से प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और जो एम्प्लॉय वर्ग है या जो लेबर वर्ग है उनको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बार बार ये सरकार से ये रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि CSR की एक्टिविटी के अंदर हमको नरेगा से जोड़ देना चाहिए। उससे ये होगा कि सरकार के ऊपर लोड कम होगा बजटरी, और प्राइवेट सेक्टर को एक एक्स्ट्रा वहाँ पर वर्किंग हैंड मिल जाएंगे, और उधर से जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो दे आर सीकिंग दी एम्प्लॉयमेंट्स, जनता जो मिल रही है उनको वहाँ से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी। तो मेरे लिए मुझे लगता है CSR को कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा अपनी पूरी इकोनॉमी के लिए। जी, इसके अलावा एक दो चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा कि सरकार ने जैसे अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम ये किया है इस बजट में कि जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज हैं उनका मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और उसको लॉजिस्टिक मिशन की तरह से वो उसको चेंज करने वाले हैं। उससे ये होगा कि जो अभी तक हमारा पोस्टमैन सर्विसेज थी वो काफ़ी हद तक जो है ख़त्म सी हो गई थी, और उनका जो आउटपुट था या उनका जो उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा था सैलरी का, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, वो पूरा वेस्ट हो रहा था, क्योंकि जो कोरियर सर्विसेज हैं प्राइवेट सेक्टर की वो बहुत तेज़ी से आगे आ रही थी। तो सरकार ने अब इसको एक पोस्ट ऑफिस वाले जो मीडियम को बहुत तेज़ी से चेंज करने की कोशिश की है। उसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी रूरल एरिया में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, और काफ़ी इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा। जी, चले, श्रुति हमारे साथ में हैं और अभी भविष्य की चिंता है इनको भी, तो इस बजट में क्या चिंताएं दूर है? श्रुति, देखा बजट, इतने सारे पैनलिस्ट के साथ में आप जुड़ी भी हैं, रोजगार की चिंता होती है सबसे बड़ी ना, तो वो क्या दिख रहा है इसमें? सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बीइंग अ यूथ आई रिप्रेजेंट कि मेरी कंट्री की जो यूथ है उसको सबसे बड़ी चिंता होती है अपने करियर के बारे में, अपने रोज़गार के बारे में, कि गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या चीज़ें दे रही है अपने यूथ को, अपने स्टूडेंट्स को। अभी जैसे कि सबसे बड़ा जो ट्रेंड चल रहा है और जो सबसे बड़ा डर चल रहा है लोगों के मन में वो है AI, कि आने वाले समय में AI जो है वो हमारे जॉब्स को, हमारी हमारी इकोनॉमी को उस पर हावी ना हो जाए। बच्चों, मतलब जितने भी युवा हैं उनके जॉब्स वगैरह ये सारी चीज़ें खा ना जाए AI। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को भी बच्चों के लिए AI के कुछ नई स्कीम्स लाने चाहिए। एजुकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च करने चाहिए, बच्चों को हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी AI के साथ मिलकर इस आने वाले समय में ग्रो कर सके और अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, क्योंकि आजकल जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और हम इस बात से बिल्कुल मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि AI आने वाले टाइम में एक बड़ा चेंज लाएगा अपनी इकोनॉमी में। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे AI के लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स लाए गए हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा इस बजट में, तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इस सेक्टर पे और ज़्यादा फोकस करना, और जो हैं जैसे कि गवर्नमेंट आजकल iStart वगैरह प्रमोट कर रही है और सीरीज़ वगैरह है, तो इन जगहों पे भी गवर्नमेंट को अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का यूथ, जो मैं ट्रेंड देख रही हूँ कि लोग आजकल बिजनेस पे ज़्यादा जा रहे हैं, स्टार्टअप्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है। हाँ, स्टार्टअप्स के लिए अनाउंसमेंट भी है। जी जी जी।
किया है। जी जी बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ों में और थोड़ा सा क्योंकि युवाओं के हिसाब से कुछ पॉलिसीज में अगर कहीं खामी है तो वो करनी चाहिए पूरी, बिल्कुल सही बात। लेकिन इस सोच को भी मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट रोजगार जो है उसी के पीछे बच्चे नहीं दौड़ रहे हैं, खुद अपने जो अवसर हैं वो पैदा हो और उसी के साथ अपने आप को ढालने की कोशिश करें। एआई की चिंता नई जनरेशन में है, तो उसके लिए मैं अलका जी के पास में जाना चाहूंगा। अलका जी, आपको ध्यान होगा 1984 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कंप्यूटर के लिए बात करी थी, तो उस वक्त पूरे देश में एक बार भारत बंद का भी ऐलान कर दिया गया था कि बेरोजगारी बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएंगे। वो दौर आज एआई में आया है, तो समय के साथ में चुनौतियां हैं, लेकिन उसमें आपको कोई रास्ता नहीं है कि दुनिया जब एआई में जा रही है, उदारीकरण अगर मनमोहन सिंह हिम्मत नहीं करते तो आज हम पीछे रह जाते। वो एक हिम्मत की उन्होंने, वो चले गए। तो जमाने के साथ चलना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट आ रहे थे, तो आपको ध्यान होगा कि एक बार उत्तर प्रदेश और पार्लियामेंट में भी बहस हुई, कहा कि तो क्रीम तो चली जाएगी पानी की, इस पानी का क्या काम आएगा। तो ये भी एक हमारे यहाँ पे इस तरह के डायलॉग्स पे सुनने को मिलता है। तो वक्त के साथ तो अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। I feel that AI is not a threat to जी। anything. It is a help actually. जो AI है आज की, अभी नहीं, आप देखिए पिछले कुछ एक साल से 2-4 साल से AI की हेल्प लेके स्टूडेंट हो या बिजनेस पर्सन्स हो, वो सब उसकी हेल्प लेके और काम कर रहे हैं, और ये हमारे लिए हेल्पफुल है। ये थ्रेट नहीं है, इसको तरीके से यूज़ किया जाए। जैसे कि मोबाइल के लिए कहते हैं कि मोबाइल अगर आप अच्छे से यूज़ करें तो मोबाइल इज़ अ हेल्प रादर देन इट्स अ boon, मतलब like that way. So AI again will be a help. आप बच्चों के जो कोर्सेज हैं वो उसमें AI की हेल्प ले लेके काम कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है और हमको इसको तरीके से यूज़ करना चाहिए। मैं ह्यूमन रिसोर्स में डील कर रही हूँ, और जैसे पहले आपने जैसे बोला कंप्यूटर का अपोज हुआ, वैसे ही है ना लिंक्डइन, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि naukri.com, और हमको भी बोलते थे कि जॉब का मार्केट है ना उधर IT की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ह्यूमन टच है, जो इंसान है, वो ह्यूमन टच कहीं से भी नहीं जा सकता। AI कैन नॉट बी ह्यूमन। तो इसलिए AI ऑल्सो विल बी आवर हेल्प। हम तो हमारी सपोर्ट मानते हैं उसको, कोई थ्रेट नहीं है, और वो हर सेक्टर में यूज हो रहा है, एवरीवेयर। ये बदलनी तो पड़ेंगी आपको कोई, और हमको अडॉप्ट करना अशोक जी, मैं चाहिए। आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ नई टेक्नोलॉजी, उनसे कुछ चिंता है युवाओं में, क्योंकि AI पे फोकस किया है। नहीं, मैं जोगिंदर जी कह रहा हूँ कि युवा हर जो बार बार भी मैडम ने कहा था, मैं भी खुद ही मैं शुरू से मानता हूँ चीज को। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी हर बात में कहता हूँ कि सरकार 100% रोजगार लोगों को रोजगार सरकार नौकरी दे नहीं सकती, लेकिन जो हमारी जो मांग है, जो हम जो कहना चाहते हैं, हमारा मेरी कहने बात समझो कि आप नई टेक्नोलॉजी AI आ गया है, बहुत अच्छी बात है, आप डेवलप कर रहे हो, लेकिन हमारा प्रोसेस हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस सिस्टम को आप ऐसा बनाओ कि उसमें एक इंश्योर हो कि हाँ रोजगार मिलेगा, और उसका जो मिलेगा वो बच्चा ये माने कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में रोजगार और सरकारी सेक्टर रोजगार में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। राजस्थान में एक जो इसी के लिए एक विशेष इसमें एक भर्ती आई है, व्यावसायिक शिक्षक की भर्ती आई है, जिसको सरकार ने अभी निकाल दिया है, उसकी ब्रिड निकल दी है। उसमें क्या किया इन्होंने कि प्राइवेट 10 कंपनियों को दिया है कि वो बच्चों को शिक्षा स्किल डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाएंगे गाँव में, ग्रामीण बेल्टों में जाके। अब उसमें क्या किया, वो 10 प्राइवेट कंपनियां हैं। अब ये मान रहे कि सरकार ने सपोज करो उसको दिया है कि आपको एक टीचर को देना है आपको 20,000 रुपए, ठीक है, लेकिन वो कितना कंपनी कितना देगी, सर बच्चों को उसको देगी 18,000। अब उसमें निकल के क्या आ रहा है, नई चीज निकल के आ रही है कि जो वो है इंटरव्यू जो हो इंटरव्यू बेस पे होंगे। इंटरव्यू बेस किस पे होंगे, कंपनी अपने लोगों को उसमें सेटल करेंगी, जो उसमें कर्मचारी बैठे वो करेंगे। हम ये कह रहे हैं वो काम सरकार करे ना अपने स्तर पे। सरकार अपनी एक एजेंसी तैयार की है, जैसे सरकार एजेंसी तैयार ना, सरकार के द्वारा वो लगे ना रोजगार, क्या दिक्कत है। आप रोजगार मेला लगा रहे हो, आप रोजगार मेला ओपन मेला लगाओ, आप ग्रामीण आप जिला स्तर लगाओ। सपोज करो आपको जयपुर जिले में आपको 100 टीचर चाहिए, आप 100 टीचरों की वैकेंसी निकालो, आप एक ओपन मेला लगाओ, वहां पे सरकार के नुमाइंदे बैठेंगे, अच्छे अधिकारी बैठेंगे, वो इंटरव्यू लेंगे, जो योग्य होगा उसको दोगे। ये तो सिंपल सी बात है। PPP मॉडल पे चल रहा है सर ये काम, तो PPP मॉडल पे काम करने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छा है, उससे नहीं, दोनों नहीं, तरफ के टैलेंट बीच में आते हैं। बस ये नहीं, कल बात टैलेंट कहने का मॉडल का प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो यूथ का शोषण नहीं हो, जो शोषण नहीं हो, आज भी हो रहा है, राइडर लगाना चाहिए। आप मैडम थोड़ी देर पहले जो कहा था कि नहीं कि बढ़ती है, कि सैलरी बढ़ती है जो काम करता है। अरे क्या मान कर एक आदमी सुबह से 8 बजे ड्यूटी जाता है, बेचारा रात को 8 बजे घर आता है, उसका वो काम नहीं कर रहा, वो फ्री बैठ के आ रहा है दुनिया। मुझे एक कंपनी बता दो जो घर बैठे वो पैसे दे रही हो, जो साथ में मिलता है सब। अरे कहाँ मिलता है मैडम, 15, 10, 12 हजार में आज गुड़गांव आप मानेसर जाओ, आज भी आज आपको मिल जाएंगे। सबको इंक्रीमेंट मिलता है।
हाँ। नहीं, अरे सर मैं सबको मिलता है। यहाँ पियोन नहीं मिलते ऑफिस में। किसका? 6 बार पेपर में एडवर्टीजमेंट। सही कह रहे हैं आप। अरे सर लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात फिर नहीं समझ रहे। मिल जाएंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है दोनों के अशोक जी मिश्रा साहब अशोक जी, मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, वो भी गलत नहीं कह रहे। चोमू के अंदर अभी सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकली थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि इंजीनियरिंग के बच्चे पीजी, एक बच्चे ने पीएचडी ने उसमें फॉर्म भरा हुआ है। मैंने खुद रिक्रूटमेंट किए हैं सरकार के। बताइए, ये गलत ये भी नहीं कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं। नहीं मैं कह रही हूँ अपने अभी रास्ता में वैकेंसी निकली तो उसमें कितने अच्छे हो रहे हैं। की वैकेंसी वैसे हम करते नहीं है, बट गवर्नमेंट ने हमको रखा था तो हमने की थी। 2 वैकेंसी के अगेंस्ट 1104 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें एमबीए थे पियोन की वैकेंसी के लिए। देख लीजिए वो तो ये स्थिति तो है मुझे ना। भी मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों आएंगे? चले पोरुस जी आपके पास में आना चाहूंगा। अब तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं और बाइंग कैपेसिटी बढ़ाने पे फोकस है। सुरक्षित समावेश की बात की गई है कि इन्वेस्टमेंट भी आए, उनको भी भरोसा कि भारत में निवेश करके। देखिए थोड़ा सा में लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे सोचना होगा। चाइना के पास में भरोसे की कमी है, वहां अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को, इसे खारिज नहीं कर सकते। हमसे बड़ा मार्केट है, बड़ी उनकी कैपेसिटी है, लेकिन भारत को के पास में एक अपॉर्चुनिटी है, भारत का एक भरोसा है। उस भरोसे के प्लेटफॉर्म पे अगर आप दूसरी कंपनियों को, अभी हो क्या रहा है वहां से लोग वियतनाम जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, साउथ कोरिया जा रहे हैं, तो ये एक हमारे पास में भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम निवेशकों को लुभा सकते हैं, लेकर के आ सकते हैं। तो उस क्षेत्र में काफी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोग आए, यहाँ पे आएंगे तो रोजगार मिलेगा। भूपेंद्र जी ये बिल्कुल आपको चुनावी चंदा भी मिलेगा उससे। मैं तो आपसे एक बात क्लियर कर दूं कि आज सरकार उसी पैटर्न पे काम कर रही है कि जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सुधार लागू किए थे। जिस समय हम लोगों ने ये काम किया था उस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले जो है पूरे भारत भर में हमारी पॉलिसियों का विरोध किया तो आपका विरोध रस्म अदायगी है। मैं इसी बात को, मैं आपकी इस बात को कह रहा हूं कि सरकार के इस कदम, सरकार ने चूंकि हमसे शिक्षा ली, हमसे प्रेरणा ली और सरकार हमारे दिखाए हुए रास्ते पर आगे चल रही है, इस बात का स्वागत कर सकते हैं। पर देखिए साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने उसे माफी मांगनी चाहिए। इनको कहना चाहिए इस बात को कि भले ही आप विपक्षी पार्टी थे, लेकिन हमने उस समय जो आप पे आरोप लगाए, आपके खिलाफ जो आंदोलन चलाए वो हमने गलत चलाए। हम माफी मांगते हैं कांग्रेस पार्टी से और हम बिल्कुल, आपने जो हमें रास्ता दिखाया बिल्कुल सही रास्ता है वो, और उस रास्ते पे चलते हुए हम देश को आगे लेकर के जाएंगे। ये अगर भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट होता है तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, मैं आपसे आपका ध्यान एक बात पर लेकर जाना चाहूंगा। हमारे समय में जो बजट आता था उसके अंदर जो है, एक तो पहली बात तो ये होता था कि फलाने विभाग में इतनी वैकेंसियां जो है वो निकलने की संभावना है। हालांकि एग्जैक्ट फिगर नहीं आता था पर एक अनुमान आता था। वित्त मंत्री जो है पढ़ा करते थे कि भाई फलाने विभाग में या फलाने सेक्टर में इतने रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। और दूसरी बात, जो रेलवे का बजट था वो अलग से बजट आता था। अभी सरकार ने मर्ज कर दिया, चलिए कोई बात नहीं, टेक्निकल चीजें कर दिया, अच्छी बात है। पर वित्त मंत्री के भाषण में हमने, आप ये तो मत कहिए कि फलानी ट्रेन वहां से वहां तक चलेगी, वो बोलने की बातें नहीं होती। पर कम से कम आपको रेलवे पे भी अपने भाषण का एक हिस्सा फोकस करना चाहिए था कि भाई रेलवे में हम इतनी वैकेंसी निकालने के लिए जा रहे हैं, रेलवे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए इतने करोड़ का फंड है। रेलवे स्टेशन जो है, जो हम इनका जो अपने जो हमारे दो को भी इन्होंने कुछ रेलवे स्टेशन दिए, तो उनसे मुक्ति दिलाने के लिए भी इनको जो है कुछ बताना चाहिए। जयपुर के एयरपोर्ट का आपको पता होगा, जिनके मित्र को इन्होंने दिया था, वहां पे समोसे 250-300 रुपए का तो वहां पे समोसा रखता है। तो मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, आपके जीजाजी को कुछ नहीं दिया था, आप लोग आरोप लगाते हुए आ गए और आपने अपने जीजाजी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। देखिए सबसे बड़ी बात, योगेंद्र जी आरोप भी लगाते हैं और ये संबंध भी निभाते हैं। एक तरफ कहते हैं जीजाजी ने घोटाला कर दिया और एक तरफ जीजाजी के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते। सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी का दोहरापन जो है वो इस बात से परिलक्षित हो रहा है। दूसरी बात देखिए, किसानों के मामले में, अरे गर्ग साहब आपकी बारी में बोलना, गर्ग साहब बोलना आपकी बारी में, अरे गर्ग साहब बोखला मत। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बीमारी होती है, सच सामने आता है उछलने लगते हैं लोग, सच सामने आता है उछलने लगते हैं। इनको एक बार प्लीज, एक मिनट, मैं अब देखिए किसानों पे बात कर लेते हैं, किसानों को लॉलीपॉप पकड़ा दी किसानों के लिए। देश के 55% किसान आज भी कर्ज के बोझ तले दबे पड़े हैं, जबकि आपके मित्र को सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा दे रखा है। सरकार ने किसानों के कर्जे की माफी के लिए क्या क्या बातें बताइए, एमएसपी पे क्या आपने घोषणा करी बताइए, कृषि ऋण माफी में आपने क्या
क्या घोषणा करी बताइए? पीएम किसान भुगतान का मुद्रास्फीति सूचकांकीकरण इंडेक्स बनाने की मांग कब से हो रही थी ये बताइए? पीएम बीमा फसल योजना पे आपने क्या किया बताइए? कुछ नहीं किया आपने। आपसे लॉलीपॉप पकड़ाते हैं आपके, अरे आपके तो सेठ जी बैठे हुए हैं, आपको आपका बजट तो सेठ जी के यहाँ जाता है, सेठ जी कहते हैं कहीं विरोध हो जाएगा, इस बार इसको लॉलीपॉप पकड़ा दो, इस बार को लॉलीपॉप पकड़ा दो। आपका सारा बजट आपके सेठ जी के लिए होता है, जो आपके सेठ जी के अलावा अमेरिका से बाहर निकलने वाले हैं। अरे भ्रष्टाचार क्या होता है? जीजा जी करते हैं कुछ करते हैं, और आपके सेठ जी पे अमेरिका में चर्चा बजट में, बजट है, बजट पेश किया है निर्मला सीतारमण ने। हर तबके को कुछ ना कुछ मिला है, मध्यम वर्ग को काफी कुछ राहत देने की बात इस बजट में कही गई है। हालांकि बजट की और डेप्थ को देखेंगे तो और भी चीजें निकल करके आएंगी, लेकिन फिलहाल यह कहा जा सकता है कि बजट जनता के प्रति है और कुछ चीजें ऐसी दी गई हैं जो वास्तव में डिमांड थी, उन्हें अब धरातल पे उतर पाएंगी। कुछ डायरेक्ट रिलीफ की भी हैं, जैसे टैक्स से जुड़ी बातें हैं, और अगले वीक ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा टैक्स अमेंडमेंट बिल को, तो उससे भी जो एक्सपर्टीज है उनका कहना है कि काफी उससे राहत मिलेगी। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बजट विशेष में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।